हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पदार्थ चैप्टर का हम लोग पार्ट 3 कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। ये हमारा पार्ट 3 है। उम्मीद करता हूँ आपने पार्ट 1 देखा होगा, पार्ट 2 देखा होगा। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही आकर के आप पार्ट 3 देखिए। पदार्थ ये चैप्टर है क्लास 9th एनसीईआरटी से, और क्लास 9th एनसीईआरटी की जब आप किताब खोलते हैं तो उसमें पहला चैप्टर ही आपको मिलता है हमारे आसपास के पदार्थ। तो वही चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और ये हमारा आखिरी पार्ट है। इसी पार्ट के साथ ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमारा चलेगा चैप्टर 1 का चौथा टॉपिक, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। पदार्थ के आपने 3 अवस्था देखें, ठोस, द्रव, गैस। कहा जा रहा है क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, यानी क्या ठोस द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। अपने प्रेक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। इस प्रश्न का उत्तर देना बड़ा ही आसान है। हम जानते हैं जल इसको तो आप अच्छे से ऑब्जर्व करते हो। जल जो है बर्फ के रूप में भी होता है, जो कि एक ठोस अवस्था है, और जल के रूप में है तो ये अपने आप में द्रव अवस्था में है, और जल भाप के रूप में भी होता है, जलवाष्प के रूप में, तो ये गैस अवस्था में है। तो हम बोल सकते हैं जी बिल्कुल जो पदार्थ है अपनी अवस्था को बदल सकता है। जल होता है उसको हम लोग ठंडा करके बर्फ बना देते हैं जो कि ठोस हो गया, गर्म करके इसको वाष्प में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि गैस हो गया, है ना। तो बिल्कुल पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए। देखो, जब अवस्था बदलता है उसके दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, भाई क्या सब खिचड़ी पकते हैं पदार्थ के अवस्था के परिवर्तन के दौरान, और अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, हम लोगों ने ठोस के बारे में जाना कि जो ठोस के कण होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। ठोस के कण बहुत ही पास पास होते हैं, उनके कणों के बीच में आकर्षण बल अधिक होता है, उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान इसलिए कम होता है। हमने जाना द्रव के बारे में कि द्रव के कण जो है ठोस के कणों से थोड़े दूर दूर होते हैं, इनके कणों के बीच में आकर्षण बल कम होता है, रिक्त स्थान इसलिए ज्यादा होता है। और गैस की तो भाई बात ही क्या करनी है, गैस के कण तो बहुत ही दूर दूर होते हैं, इनके कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है, आकर्षण बल बहुत कम होता है। समझे आप। तो अगर आप ठोस को द्रव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पहले यह भी जान लो, मैंने आपको बताया था पिछले वाले पार्ट में कि ठोस के कणों के पास ऊर्जा जब भी मैं बोलूं तो समझेंगे आप गतिज ऊर्जा जो है सबसे कम होती है। ऊर्जा सबसे कम होती है ठोस के कणों के पास। ठोस के जो कण होते हैं वो केवल अपने माध्य बिंदु के आगे पीछे बस कंपन करते हैं, अपने स्थिति को त्यागते नहीं है वो। अगर हम द्रव की बात करते हैं तो इसमें ऊर्जा कम होती है लेकिन ठोस से अधिक होती है, तो मैंने 2 एरो डाउन करके दिखाया है। और गैस के कणों के पास ऊर्जा तो सबसे अधिक होती है, गैस के कणों के पास ऊर्जा जो है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा एडिट किया जाए। ठोस के कणों के पास ऊर्जा कम होती है, द्रव के कणों के पास ऊर्जा अधिक होती है, और गैस के कणों के पास ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो अगर आप चाहते हैं ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में कन्वर्ट करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो कण होते हैं ठोस में बड़े ही पास पास होते हैं, इनकी दूरी को बढ़ा दो आप। इनके जो कण है इनके बीच की दूरी को बढ़ा दो, इनके बीच की दूरी को बढ़ा दो। इसे आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि आकर्षण बल को कमजोर कर दो, इतना कमजोर कर दो जैसे कि द्रव के कणों के बीच में होता है। आप चाहते हैं द्रव को गैस में कन्वर्ट करना, तो क्या करना पड़ेगा, द्रव के कणों के बीच जो रिक्त स्थान है उसको और बढ़ा दो, जैसे गैस के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है वैसे कर देना है आपको, राइट। तो ठोस से द्रव में जाना है, कणों के बीच की दूरी बढ़ा देंगे, द्रव से गैस में जाना है, कणों के बीच की दूरी को और बढ़ा देंगे। और ये कब होगा, जब उनके बीच का आकर्षण बल कमजोर हो जाएगा। और आकर्षण बल कमजोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऊर्जा जो है देनी पड़ेगी। ठोस के कणों के पास ऊर्जा कम होती है, हम उसे और ऊर्जा देंगे, है ना, ऊर्जा हम और देंगे
और इतनी ऊर्जा दे देंगे कि आकर्षण बल कमजोर हो जाएगा। जैसे मान लो ठोस के कण ऐसे वाइब्रेट कर रहे थे, हम ऊर्जा देंगे तेजी से और वाइब्रेट करेंगे, हम और ऊर्जा देंगे तेजी से और वाइब्रेट करेंगे, और करते 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 ऊर्जा इतनी अधिक मिल जाएगी कि अपने स्थान को ही त्याग देगा। यानी आकर्षण बल इतना कमजोर हो जाएगा कि जो कण है वो स्वतंत्र रूप से गति करने लगेंगे, कंपन करने के बजाय। हम और ज्यादा एनर्जी देंगे, और ज्यादा एनर्जी देंगे, और इतनी एनर्जी हम दे देंगे कि गैस के कण जैसे दूर दूर होते हैं, भागते हैं, वैसे ही भागेंगे। तो हम ऊर्जा दे दे करके क्या कर सकते हैं भाई, ऊर्जा दे दे करके इनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है उसको कमजोर कर सकते हैं, उनके बीच के रिक्त स्थान को हम लोग बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही गैस से आपको द्रव में आना है तो नो डाउट आपको क्या करना पड़ेगा, कणों के बीच की जो दूरी है उसको कम करना पड़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि ऊर्जा जो है कम करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, उसे ठंडा कर देंगे। द्रव से ठोस में आना है तो ठीक विपरीत काम हम लोग करेंगे। यही काम करके जो है अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। हम बर्फ को गर्म करते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग हीट एनर्जी देते हैं। एनर्जी देकर के क्या करते हैं, यही काम तो करते हैं, कणों के बीच की दूरी बढ़ाते हैं, कणों की बीच की दूरी को बढ़ा देते हैं, आकर्षण बल कम कर देते हैं। हम जल को गर्म करते हैं तो क्या करते हैं, और भी ज्यादा ऊर्जा दे रहे होते हैं, तो हम और ज्यादा दूरी बढ़ा रहे होते हैं कणों के बीच की, और भी ज्यादा दूरी बढ़ा रहे होते हैं कणों के बीच की, आकर्षण बल और भी ज्यादा कमजोर कर देते हैं कणों के बीच की, तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यही काम होता है भीतर में, है ना। अवस्था परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यही प्रभाव पड़ता है जो मैंने अभी आपको समझाया। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, तो यही सारी चीजें होती हैं। ठीक। तापमान परिवर्तन का प्रभाव, पदार्थ की जो अवस्था होती है उस पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, एक तो मैंने अभी आपको यहां पर समझा दिया। टेम्परेचर बढ़ाएंगे एनर्जी बढ़ेगी, कणों के बीच की दूरी बढ़ेगी, आकर्षण बल कम हो जाएगा, यही चीज होता है। आइए इस एक्टिविटी को देखते हैं, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जो है कुछ चीजें हैं जो कॉन्सेप्चुअल है, आपको अच्छे से समझनी है, और इसी में जो है हम लोगों की ऊर्जा जो है आज के इस वीडियो में ज्यादा खर्च होने वाली है। एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा ले एवं चित्र 1.6 के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दे कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू रहा हो। हमने एक बीकर लिया है, उसमें 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा ले लिया है ना, बर्फ का टुकड़ा ले लिया है और थर्मामीटर डाल दिया है। थर्मामीटर को ऐसे डाला है कि जो इसका बल्ब होता है, आगे का जो पॉइंट होता है, इस बर्फ को छू रहा हो। ठीक। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। हम बीकर को गर्म करना शुरू करेंगे धीमी आंच पे। जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर ले। जब आपने बर्फ को डाला उस समय टेम्परेचर जो था उसको नोट कर लीजिए। जब बर्फ पिघलने लगे उस समय अपने टेम्परेचर को नोट कर लीजिए, यानी कि इसके टेम्परेचर को, बर्फ के टेम्परेचर को। जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट करें। जब बर्फ पिघल रहा था, अब बीकर है उसमें बर्फ डाल दिया और उसको आप गर्म कर रहे हैं, तो बर्फ तो पिघलेगी, तो उस समय आपको टेम्परेचर नोट करना है। जब बर्फ पूरी तरह से जल में परिवर्तित हो जाए, द्रव बन जाए बर्फ, उस समय भी आपको तापमान नोट करना है। टेम्परेचर का बहुत बड़ा खेल है यहां पर। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन प्रेक्षण को नोट करें। ठोस से द्रव में जब कन्वर्जन हुआ तो क्या क्या चीजें आपने देखी, उन सारी चीजों को नोट करनी है भाई। अब बीकर में एक कांच की छड़ी डालें और हिलाते हुए गर्म करें जब तक कि जल उबलने लगे। अब जो पूरी की पूरी बर्फ है वो जल में बदल गई है। ठीक। हम क्या करेंगे, कांच की छड़ से हिलाएंगे और इसको गर्म करते रहेंगे जब तक कि जल उबलने ना लगे। टेम्परेचर फिर से आपको नोट करना है। थर्मामीटर की माप पर बराबर नजर रखें। टेम्परेचर आपको लगातार देखते रहना है, नोट करते रहना कि क्या सब चेंज आ रहा है, जब तक कि अधिकतर जलवाष्प ना बन जाए। पानी को उबालना है, उबालते उबालते जब तक कि ज्यादातर पानी जो है जलवाष्प में कन्वर्ट ना हो जाए, थर्मामीटर पे नजर बनाए रखना है, यानी कि टेम्परेचर आपको नोट करते रहना है। जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा इसमें क्या सब बातें जो है कही गई है, लेकिन मैं एक एक चीज आपको अब समझाने जा रहा हूं, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। ये ना आप अच्छे से अपने दिमाग में छाप लीजिए। ठोस हमेशा गलनांक पर पिघलता है, द्रव हमेशा क्वथनांक पर वाष्प में बदलता है। ठोस हमेशा अपने गलनांक पर पिघलेगा। जैसे हम बर्फ की बात करते हैं, आइस,
मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बचपन से आप रटे होंगे, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो बर्फ है ये तभी पिघलेगी, ये बर्फ तभी पिघलेगी जब अपने इस गलनांक पे होगी। मान लीजिए कि बर्फ का टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस से कम है, मान लीजिए कि -10 डिग्री सेल्सियस है ना, आइस है, बर्फ है, -10 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप इसको हीट करेंगे तो ये बर्फ नहीं पिघलने वाली है, हीट करेंगे बर्फ नहीं पिघलेगी, पहले इसे अपने गलनांक पर पहुंचना होगा तभी जाकर के ये पिघलेगी। तो आइस जो कि अपने आप में ठोस है ये पिघलेगी 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो ऐसे ही आप किसी भी XYZ कोई सा भी ठोस उठा सकते हो, वो तभी पिघलेगा जब वो अपने गलनांक पर नहीं, जब वो अपने गलनांक पर पहुंचेगा। अगर गलनांक पे नहीं है तो पहले वो गलनांक पर पहुंचेगा, टेम्परेचर देने से, हीट देने से गलनांक पर पहुंचेगा, उसके बाद वो पिघलेगा। द्रव हमेशा अपने क्वथनांक पर वाष्प में बदलता है। अब द्रव का एग्जाम्पल मान लो कि हमने यहाँ पर पानी ले लिया, जल ले लिया। हम जानते हैं कि जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी कि क्वथनांक वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये जो जल है ये तभी वाष्प में बदलेगा या फिर तभी उबलेगा जब वो अपने क्वथनांक पर नहीं, जल जो है ये अपने वाष्प में तभी कन्वर्ट होगा जब वो अपने क्वथनांक पर पहुंचेगा। आप बोलेंगे कि ऐसा भी तो होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होता है तो भी जल वाष्प बन जाता है, वो अलग केस है, हम लोग समझेंगे थोड़ी देर बाद कि इस क्वथन में यानी कि उबलने में और वाष्प में कन्वर्ट होने में क्या अंतर है, अभी हम समझेंगे। यानी क्वथना जब उबल रहा होता है पानी उस समय भी वाष्प में कन्वर्ट होता है, और जब टेम्परेचर 100 से नीचे होता है उस समय भी जल जो है वाष्प में कन्वर्ट हो रहा होता है, लेकिन इस दोनों में अंतर है, हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। फिलहाल आप ये समझो कि द्रव जो है अपने क्वथनांक पर तभी वाष्प में कन्वर्ट होगा जब वो, द्रव जो है हमेशा अपने क्वथनांक पर वाष्प में कन्वर्ट होगा। तो हमने एग्जाम्पल जल लिया, जल अपने वाष्प में तभी कन्वर्ट होगा जब वो अपने क्वथनांक पर होगा, और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मान लीजिए कि जल का टेम्परेचर जो है केवल 50 डिग्री सेल्सियस है, 100 से कम है। तो ये जल जो है पहले क्या करेगा, अपने तापमान को बढ़ाएगा। जब आप इसको गर्म करेंगे वाष्प में कन्वर्ट होने के लिए, तो पहले ये अपने तापमान को बढ़ाएगा, अपने क्वथनांक पर पहुंचेगा, उसके बाद ये वाष्प में कन्वर्ट होगा। तो अब XYZ कोई सा भी आप लिक्विड उठा लो, मान लो कि X नाम का कोई लिक्विड है, X नाम का कोई लिक्विड है, इसको हम भाप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये लिक्विड सबसे पहले अपने क्वथनांक पर पहुंचेगा। मान लीजिए कि इस लिक्विड का क्वथनांक जो है 150 डिग्री सेल्सियस है, और करंट अभी इसका तापमान मान लीजिए कि 120 डिग्री सेल्सियस है। तो ये X नाम का जो लिक्विड है ये भाप में कब कन्वर्ट होगा, हम इसको हीट करेंगे तब कन्वर्ट होगा, लेकिन पहले ही अपने क्वथनांक पर पहुंचेगा, उसके बाद ही ये भाप में कन्वर्ट होगा। तो ये चीज अपने दिमाग में आप छाप लो, ठोस पिघलता है अपने गलनांक पर और द्रव वाष्प में कन्वर्ट होता है अपने क्वथनांक पर। और जब तक ठोस पूरा का पूरा पिघल नहीं जाता तब तक टेम्परेचर जो है चेंज नहीं होगा, यानी वो अपने गलनांक पर ही होगा, वो अपने गलनांक पर ही होगा। यानी ये आइस जब तक पूरा का पूरा वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। जब तक द्रव पूरा का पूरा वाष्प में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, अपने बॉइलिंग पॉइंट पर ही वो रहेगा। इसे हम और बेहतर तरीके से समझते हैं इस वाले स्लाइड में। देखो बीकर में बर्फ डाला हुआ है, ठीक है, बीकर में बर्फ डाला हुआ है और हमने इसे हीट करना शुरू किया। हीट करने के बाद हम जानते हैं बर्फ जो है वो पिघलना शुरू कर देगी। हमने जब बर्फ को डाला था उस समय टेम्परेचर मान लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस था, उस समय टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस था, जो कि हम जानते हैं आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। अब हम धीमी आंच पर इसको गर्म करना चालू किए हैं। यह बर्फ हम जानते हैं कि अब पिघलना शुरू कर देगी। बर्फ पिघलेगी, देखो यहां पर पानी भी है, यानी बर्फ पिघल रही है और यहां पर पानी भी बन रहा है, जल भी बन रहा है। अभी आप टेम्परेचर मापेंगे ना तो 0 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। आपके मन में ऐसा आ सकता है कि भाई हम यहां पर गर्म कर रहे हैं तो जो पानी है इसका तापमान तो ज्यादा होना चाहिए। यही चीज मैंने आपसे अभी कहा ना कि जब तक कि ठोस पूरा का पूरा पिघल नहीं जाता वो अपने गलनांक पर ही रहेगा। यानी पूरे मिक्सचर के बारे में आप यहां पर बोल सकते हो। बर्फ स्टार्टिंग में 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर थी, इसको हम हीट करना चालू करते हैं, ये बर्फ जो है पानी में बदलता है। जब तक कि ये पूरा का पूरा बर्फ पानी में नहीं बदल जाती है तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला है, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है। यही आपको समझना है। हमें ऐसा फील आता है कि हम तापमान बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
ऐसा नहीं होता है। बर्फ अपने गलनांक पर है। जब तक कि पूरी बर्फ पिघल नहीं जाएगी, जब तक कि पूरी बर्फ पिघल नहीं जाएगी, तब तक तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है। यानी पूरा का पूरा मिक्सचर जो है बर्फ के मेल्टिंग पॉइंट पे ही रहेगा। अब आपके मन में यहाँ पर ये डाउट आ सकता है कि तो फिर जो हम हीट दे रहे हैं वो कहाँ जा रही है, जो हम ऊष्मा दे रहे हैं वो कहाँ जा रही है? क्योंकि हमें पता है जब हम ऊष्मा देते हैं तापमान बढ़ता है। यहाँ पर तो तापमान नहीं बढ़ रहा है, तो वो ऊष्मा कहाँ जा रही है? वो ऊष्मा जो है, ये जो ठोस के जो कण हैं, इनके बीच की दूरी तो बहुत कम है, इनके बीच की दूरी बहुत कम है, तो इनके बीच के जो आकर्षण बल है उसे तोड़ने में वो ऊष्मा जो है खर्च हो रही है। जो हम ऊष्मा दे रहे हैं ना, ठोस के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है उसे कम करने में ऊष्मा खर्च हो रही है। यानी हम बोल सकते हैं बर्फ को पिघलाने में वो ऊष्मा खर्च कर रही है, टेम्परेचर बढ़ाने में वो खर्च नहीं हो रही है। तो वो ऊष्मा हमें फील नहीं आ रही है, वो ऊष्मा इसमें छुपी हुई है। तो इसीलिए हम इसे गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। यानी इस गलनांक पे जो हम ताप दे रहे हैं, जो हम ऊष्मा दे रहे हैं, उससे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, केवल अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। जो बर्फ है ये पानी में बदल रही है। तो इस वाले ऊष्मा को अभी जो हम ऊष्मा देंगे इसे हम लोग क्या बोलेंगे? गुप्त ऊष्मा बोलेंगे। ठीक, गुप्त ऊष्मा बोलेंगे। अंग्रेजी में इसे लैटेंट हीट बोलते हैं। गुप्त ऊष्मा, छिपी हुई ऊष्मा। क्योंकि हम यहां पर ऊष्मा देते हैं, तापमान में परिवर्तन नहीं होता है, हमें फील ही नहीं आती है, हमें ये फील नहीं आती है कि भाई वो ऊष्मा गई कहां। तो कणों के बीच जो आकर्षण बल है, कणों के बीच जो आकर्षण बल है उसे कमजोर करने में जो है ये ऊष्मा चली जाती है। हम जानते हैं कि जो बर्फ के कण है वो तो काफी पास थे, उनके बीच में आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा मजबूत था, वो तो बस कंपन कर रहे थे। हमने इतनी ऊष्मा दी कि इतना कंपन फास्ट हो गया कि वो स्वतंत्र रूप से गति करने लगे कण, तब जाकर के यहां पर पानी बना है। तो कणों के बीच की दूरी बढ़ाने में, आकर्षण बल को कम करने में वो ऊष्मा खर्च हो जाती है, तापमान को बढ़ने नहीं देती है, तापमान जो है नहीं बढ़ता है। तो इसीलिए हम इसे गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। अब देखो, जब तक ये बर्फ पिघल नहीं जाती, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, यानी मेल्टिंग पॉइंट पे। अब देखो पूरी की पूरी बर्फ जो है वो पिघल गई, अभी भी टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। जब तक कि पूरी की पूरी बर्फ पिघल नहीं जाती, तापमान में चेंज नहीं आएगा। अवस्था परिवर्तन समतापीय प्रक्रिया जो है होती है, तापमान समान रहता है ना। जो तापमान में परिवर्तन है वो 0 है, राइट। अब हम क्या करेंगे? हीट करते रहेंगे। अब बताओ कि क्या होगा? अब तो ये द्रव है, हम जानते हैं, अब तो ये गैस में कन्वर्ट होगा। और मैंने अभी आपको क्या बताया? द्रव हमेशा अपने क्वथनांक पर वाष्प में बदलता है। तो क्या ये द्रव जो 0 डिग्री सेल्सियस पर है, हम इसको हीट करेंगे तो क्या ये वाष्प में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा? ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले ये अपने क्वथनांक पर पहुंचेगा। हम इसको लगातार हीट करते रहेंगे, द्रव का ताप बढ़ता रहेगा, बढ़ते ताप जो है पहुंच जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस पर जब ये पहुंचेगा, अब ये अपने क्वथनांक पर पहुंच चुका है द्रव। अब हम हीट करेंगे तब जो है ये पानी जो है उबलना शुरू कर देगा, यानी अब ये भाप में कन्वर्ट होगा। उबलना में क्या होता है? पूरा का पूरा जो पानी है उबलता है, पूरा पानी उबलता है, अर्थात पूरे पानी के जितने भी कण हैं सबके पास उतनी ऊर्जा होती है कि वो वाष्प में कन्वर्ट हो सकते हैं। जल के सारे ही कणों के पास उतनी ऊर्जा होती है 100 डिग्री सेल्सियस पे कि वो वाष्प में कन्वर्ट हो सके। समझे आप? तो यही चीज आपको समझना है। यहां पर देखो ताप में परिवर्तन हुआ ना, तो यहां पर जो हमें हीट दी है ये लैटेंट हीट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर तो हमें साफ साफ दिखाई पड़ रही है कि भाई पानी पहले 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर था। मान लो कि हमने इसमें थर्मामीटर डाल रखा था, हम हीट करते जा रहे थे, तो थर्मामीटर में जो पारा है वो ऊपर चढ़ता गया, तो हमें साफ साफ दिख रहा था कि भाई हम हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो ये गुप्त ऊष्मा नहीं है, क्योंकि यहां पर हमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारे ऊष्मा देने से, तो ये गुप्त ऊष्मा नहीं है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी पहुंच गया, पानी उबलने लगा, अब ये भाप में कन्वर्ट होने लगा। अब जब तक कि पूरा का पूरा ये पानी भाप में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक ये तापमान नियत रहने वाला है।
यानी भाप जो पानी है सबका टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे ही रहने वाला है। ठीक यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर लगा देना है। जब तक कि बर्फ पूरी पिघल नहीं जाती तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, जब तक कि पानी जो कि अपने क्वथनांक पर पहुंच चुका है। अब जब तक कि पूरा का पूरा पानी भाप में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो फिर से क्या होगा, मान लो हमने यहाँ पर थर्मामीटर डाल रखा है, अब हम हीट किए जा रहे हैं, फिर से हम सोचेंगे ये चीज मेरे दिमाग में, अपने दिमाग में, हम लोग के दिमाग में ये चीज आएगा कि भाई टेम्परेचर जो है बढ़ना चाहिए, पारा ऊपर चढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि जो हीट हम दे रहे हैं वो हमें दिखाई नहीं पड़ रही है, उससे अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, जल वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी फिर से वो ऊष्मा जो है छुपी हुई है। अगर ऊष्मा छिपी हुई है तो इस वाले हीट को हम वापस से क्या कहेंगे, लेटेंट हीट कहेंगे। तो इसे बोलते हैं बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा, और इसे बोलते हैं हम लोग क्या, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। मान लीजिए कि आपने यहां पे बर्फ ले रखा था, आपने देखा इस वाले में 150 ग्राम है ना, 150 ग्राम। मान लीजिए कि आपने यहां पर बर्फ ले रखा था 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम बर्फ को उसके गलनांक पे जल में कन्वर्ट करने के लिए, सीधी सी बात है, द्रव में तभी कन्वर्ट होगा जब अपने गलनांक पर कोई ठोस होगा। तो हमने ठोस आइस लिया है, तो मान लीजिए कि 1 किलोग्राम हमने आइस ले लिया है और उसको हम क्या कर रहे हैं, पिघला रहे हैं इसके गलनांक पे। तो जितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा। और ये ऊष्मा होती कितनी है, 3.3 × 10⁵ जूल पर किलोग्राम। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, मान लो कि हम 1 ग्राम लेते हैं, 1 ग्राम आइस लेते हैं, तो जो हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी उसे हम लोग LF से दिखाते हैं। मान लो कि आपने हीट जो है H दिया, तो यहाँ पर H जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बराबर हो जाएगा, और हम इसको कैलोरी पर ग्राम ही बता सकते हैं। तो 80 कैलोरी पर ग्राम। यानी 1 ग्राम आप आइस लेते हैं तो उसे पिघलाने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, गलनांक पे आपको जो है 80 कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ेगी। मान लीजिए आपने बीकर लिया, उसमें आपने कितना ले लिया, 1 ग्राम आइस लिया। अब उसको पिघलाने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, यानी इस वाले ताप पे, आपको 80 कैलोरी ऊर्जा जो है, ऊष्मा जो है देनी पड़ेगी। यहां पर आ जाइए, मान लीजिए कि आपने पानी लिया था 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम पानी आपने लिया था। अब इस 1 किलोग्राम पानी को आप इसके क्वथनांक पर वाष्प में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी भाई, आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी 22.6 × 10⁶ जूल पर किलोग्राम। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा बोलेंगे, जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा बोलेंगे। मान लीजिए कि आप 1 ग्राम जल लेते हैं, 1 ग्राम आप जल लेते हैं, तो आप इसी को क्या करेंगे, कैलोरी पर ग्राम में बता सकते हैं। तो आप यहां पर याद रखेंगे 540 कैलोरी पर ग्राम। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपके लिए यूजफुल है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम, यानी ये आइस के लिए है। यानी 1 ग्राम आइस को पानी में कन्वर्ट करने के लिए उसके गलनांक पे 80 कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ेगी। उसके बाद आप याद रखेंगे 540 कैलोरी पर ग्राम, किसके लिए, वाटर के लिए। यानी 1 ग्राम पानी को वाष्प में कन्वर्ट करने के लिए उसके क्वथनांक पे, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको 540 कैलोरी ऊष्मा जो है वो देनी पड़ेगी। ठीक, आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि पानी, अभी देखो पानी उबल रहा है ना, पानी का तापमान कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। और मैंने आपसे क्या कहा, जब तक कि पूरा पानी भाप में कन्वर्ट ना हो जाए टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला है। यानी यहां पर जो जलवाष्प है उसका भी तापमान कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन इस पानी में आप उंगली डालो और इस भाप में आप उंगली डालो तो ज्यादा जलन जो है आपको किसमें होने वाली है, इस भाप में। तो आपसे पूछा जाता है कि समान ताप पर जो है हमें भाप से ज्यादा जलन जो है होती है। यानी कि पानी अगर 100 डिग्री ताप पर है, जलवाष्प जो है, वाष्प जो है 100 डिग्री ताप पर है, जलवाष्प जो है, जो वाष्प है, इससे हमें ज्यादा जलन होती है इसके तुलना में। इसके पीछे क्या कारण है, तो कारण यही है कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी
का टेम्परेचर है, लेकिन यह भाप में कब कन्वर्ट हो रहा है, जब हम इसे ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। तो भाप जो है इसके पास एक्स्ट्रा हीट है, एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो हमने हीट दिया ना लेटेंट हीट के रूप में, उसके पास वो एक्स्ट्रा हीट है, यानी कि एक्स्ट्रा एनर्जी है। उस एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण जो है हमें ज्यादा जलन होती है। मान लीजिए कि 1 ग्राम पानी होता, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता, फिर उस 1 ग्राम पानी को आप भाप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमें इतनी ऊष्मा देनी पड़ती ना। तो यानी जो भाप हमें प्राप्त होता उसके पास इतनी ऊष्मा जो है एक्स्ट्रा होती, तो इसके कारण जो है उंगली ज्यादा जलती। तो जो भी आप पढ़ने वाले हैं आज के इस पार्ट में, वो सब मैंने आपको यहां पर समझा दिया है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, समझेंगे और निकलेंगे। एक वाष्पीकरण वाला टॉपिक है, उसको हम लोग फिर से पढ़ेंगे। तो अब इस एक्टिविटी में एक एक चीज जो है आपको समझ में आएगा, एक एक चीज अब आपको समझ में आएगा। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हमने 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लिया था और ऐसे डाल दिया हुआ था, थर्मामीटर को डाला था। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर ले। मान लो बर्फ पिघलना शुरू किया, उस समय टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस था। जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट करें। जब पूरा का पूरा बर्फ जल में कन्वर्ट हो गया, जब पूरा का पूरा बर्फ जो है जल में कन्वर्ट हो गया, उस समय टेम्परेचर आप नोट करेंगे तो उस समय टेम्परेचर जो है आपको 0 डिग्री सेल्सियस ही मिलने वाला है। जब स्टार्टिंग में नोट किया था उस समय टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही था, क्योंकि जब तक बर्फ पिघलेगी नहीं पूरी की पूरी, तब तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें, क्या सब होता है। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें जब तक कि जल उबलने ना लगे। थर्मामीटर की माप पर नजर रखें। जब बर्फ पूरी तरह से पिघल गई, पानी बन गया, तो पानी का तापमान कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस था। हमने उसको गर्म करना शुरू किया, थर्मामीटर पर नजर बनाए रखा, तो थर्मामीटर में टेम्परेचर बढ़ता गया और 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पहुंच गया। इस ताप पर आने के बाद पानी जो है उबलने लगा। लिखा है ना, कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें जब तक कि जल उबलने ना लगे। थर्मामीटर के माप पर बराबर नजर रखें जब तक कि अधिकतर जलवाष्प ना बन जाए। अब पानी इस ताप पर पहुंच चुका है। अब जब तक कि पूरा का पूरा पानी जलवाष्प में कन्वर्ट नहीं हो जाता, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठीक, आई होप आपको ये एक्टिविटी अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वह उसका गलनांक कहलाता है। यहां पर छूट गया हुआ है जिस, है ना, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम आइस लेते हैं। हम जानते हैं कि पूरा का पूरा आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगर आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं होता है, इससे कम ताप पर होता है और हम उसको हीट करते हैं, तो पहले ताप बढ़ता है 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है। और जब 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ पहुंच जाती है, उसके बाद हमें देखने को यह मिलता है कि बर्फ पिघल तो रही है लेकिन तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। यानी ये वो तापमान है, ये वो न्यूनतम तापमान है जिस पर ये आइस जो है वाटर में कन्वर्ट होती है। तो हम बोलेंगे कि ये जो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है। तो जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। समझे आप। फिर हमने क्या किया, वाटर को गर्म करना चालू किया, तो देखा कि वाटर भाई गर्म तो हो रहा है लेकिन टेम्परेचर इसका बढ़ता जा रहा है। 100 डिग्री सेल्सियस पर देखा कि जब वाटर पहुंच जाता है, पानी पहुंच जाता है, उसके बाद भी अगर हम लगातार हीट करते रहते हैं तो अब क्या हो रहा है कि भाई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। अब भाप बन रहा है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो यहां पर जो हम हीट देते हैं उसे हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। और ये हम लोग 1 ग्राम या 1 किलोग्राम के लिए डिफाइन करते हैं, इकाई द्रव्यमान के लिए डिफाइन करते हैं। मैंने आपको बता ही दिया 80 कैलोरी पर ग्राम और 540 कैलोरी पर ग्राम। यहाँ पर जो हम ताप देते हैं इसे हम लोग वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। 1 ग्राम के लिए हम यहाँ पर 540 कैलोरी हीट देंगे और 1 ग्राम के लिए यहाँ पर आइस के लिए हम लोग यहाँ पर 80 कैलोरी हीट देंगे। इसमें अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। मान लीजिए आपके पास 2 ठोस हैं, ए और बी, ये 2 प्रकार के ठोस हैं। इसका गलनांक मान लीजिए कि 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, और इसका गलनांक 150 डिग्री सेल्सियस है। तो हमें इसे ज्यादा गर्म करना पड़ेगा बी को,
ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, अर्थात इसे ज़्यादा हमें ऊष्मा ऊर्जा जो है देनी पड़ेगी। ज़्यादा ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी भाई किस केस में, जब कणों के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा गलनांक है मतलब उनके कणों के बीच के आकर्षण बल को कम करने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ रही है। इसे हम उल्टा बोल सकते हैं कि भाई उनके कणों के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा है। यही चीज़ आपसे कहा गया है, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसी ठोस के पास है, यानी कि उनके कणों के बीच आकर्षण बल जो है उतना ही ज़्यादा है। जैसे आपने सुना होगा टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, टंगस्टन W से दिखाते हैं, W सिंबल है 3380 डिग्री सेल्सियस। ये सबसे अधिक गलनांक वाली धातु है टंगस्टन, 3380 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है। यहां पर जाकर के जो है ये पिघलने वाला है। तो सोचो इसको कितना ज़्यादा हमें हीट करना पड़ेगा, यानी इसके कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसे तोड़ने के लिए जो है बहुत ज़्यादा ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी। बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में तो फ्यूजन बोलते हैं, फ्यूजन भी बोलते हैं और मेल्टिंग भी बोलते हैं, और हिंदी में गलन भी बोलते हैं, संगलन भी बोलते हैं। ठीक, 273.15 केल्विन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, यही चीज मैंने आपको समझाया बहुत देर से। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में देखो आइस बर्फ में जो है बदल गई, जो बर्फ है वो आइस बर्फ में नहीं, आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो गई, बर्फ जो है जल में कन्वर्ट हो गई, लेकिन टेम्परेचर देखो समान रहा ना, तो समतापीय प्रक्रिया है। ऐसे में उष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है, मैं आपको समझा चुका हूँ। कणों के बीच में जो आकर्षण बल है उसे कमजोर करने में जाती है, या फिर उसे तोड़ने में जाती है, या फिर बोल दो अवस्था परिवर्तन करने में जाती है। समझ में आया। और इस ऊष्मा को क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, समझा चुका हूं। तापमान की अंतरराष्ट्रीय मात्रक केल्विन है, याद रखिएगा। टेम्परेचर का एसआई मात्रक डिग्री सेल्सियस नहीं है, केल्विन है, समझे आप। और 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 होता है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन होता है। लेकिन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम लोग अपने सुविधा के लिए हम ये मान याद कर लेते हैं, 273 केल्विन। सिंपली सुविधा के लिए हम दशमलव का पूर्णांक बनाकर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन ही मानते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, वास्तव में तो ये होता है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम लोग कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन ले लेते हैं। तो तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए ताप को 273 घटाना चाहिए, दिए हुए तापमान से 273 घटाना चाहिए। आपको केल्विन में टेम्परेचर पता है, आप चाहते हो सेल्सियस में कन्वर्ट करना, तो 273 आप घटा दोगे। और अगर आपको मान जो है डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और उसे आप केल्विन में बदलना चाहते हो, तो 273 आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समझे आप। टेम्परेचर अगर आपको केल्विन में दिया हुआ है, इसको आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप 273 घटा देंगे। ठीक, तो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर मिल जाएगा। अगर मान लीजिए डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है आपके पास, इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो 273 आप जोड़ देंगे, तो केल्विन में मिल जाएगा। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पानी का जो है बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है, इसे हम केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 हम लोग जोड़ेंगे, 373 हो जाएगा। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती, तापमान नहीं बदलता। समझा चुका हूं। जब तक कि पूरी की पूरी बर्फ पिघल नहीं जाती है, तब तक तापमान नहीं बदलता है। अगर बर्फ अपने गलनांक पर नहीं है, तो हीट करने के बाद पहले उसका गलनांक, उसका जो टेम्परेचर वो बढ़ेगा, उसके गलनांक पर पहुंचेगा। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। हम बीकर को ऊष्मा दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं बाहर से, फिर भी ऐसा ही हो रहा है कि तापमान नहीं बदल रहा है, क्योंकि पूरी की पूरी बर्फ नहीं पिघली होती है। जब तक पूरी बर्फ नहीं पिघल जाती, तापमान नहीं बदलेगा। कणों की पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। वो ऊष्मा कहाँ जाती है अगर तापमान नहीं बदलता है, तापमान नहीं बढ़ता है? तो लिखा हुआ है जो आकर्षण बल होता है उसको कमजोर करने के लिए, है ना, ताकि पदार्थ की अवस्था बदल जाए, इसी में ऊष्मा का उपयोग होता है।
कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है, यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मैंने आपको समझाया, हम हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर में, है ना, टेम्परेचर में कोई इंक्रीज शो नहीं कर रहा है। हम ऊष्मा दिए जा रहे हैं लेकिन थर्मामीटर में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दिखाया जा रहा है, हमें दिख ही नहीं रहा है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि जो ऊष्मा है ये छुपी हुई है, छुप करके अपना काम करते जा रही है, इसलिए हम इसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर यानी कि 1 एटीएम पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा बोल दो, या फिर संगलन की गुप्त ऊष्मा बोल दो, या फिर गलन की गुप्त ऊष्मा बोल दो, या फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल दो। मैंने अभी आपको समझाया था ना कि 1 किलोग्राम अगर आप आइस लेते हैं, 1 किलोग्राम आइस को उसके गलनांक पे जो कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है, पानी में कन्वर्ट करने के लिए, जल में कन्वर्ट करने के लिए कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी? 3.3 इंटू 10⁵ जूल ये देनी पड़ेगी। तो हम लोग 1 किलोग्राम या फिर 1 ग्राम के लिए डिफाइन करते हैं, तो जूल पर किलोग्राम बोलेंगे, आइस के लिए है। अगर आप कैलोरी पर ग्राम में बोलना चाहते हो तो आप ये याद रखेंगे, समझे आप, आइस के लिए है। यही चीज आपसे कहा गया वायुमंडलीय दाब पर 1 एटीएम पर, ये वायुमंडलीय दाब पर ही है। 1 किलोग्राम ठोस को हमने यहाँ पर आइस एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया है, उसके गलनांक पर यहाँ पर कितना होता है गलनांक? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा या फिर गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 आप ऐड कर देंगे। जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पे आपने बीकर में बर्फ लिया हुआ है ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आप बर्फ को पिघला रहे हो तो वहां पर आपको आइस भी मिलेगा और वाटर भी। भाई बर्फ भी आपको मिलने वाली है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पे, और जल भी मिलने वाली है। दोनों है ना, बीकर में तो दोनों है। हमने स्टार्टिंग में बर्फ लिया था लेकिन जब हमने हीट करना चालू किया तो आइस पिघल रही है, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है पूरे का, और कुछ जल भी है। लेकिन ऊर्जा की अगर हम बात करेंगे तो इसके पास ऊर्जा ज्यादा है, इसकी तुलना में इसके पास ऊर्जा जो है कम है। समान ताप पर आइस है और वाटर है, लेकिन वाटर के पास ऊर्जा ज्यादा है। क्यों? हम जान रहे हैं ये चीज कि जो आइस से वाटर में कन्वर्जन हुआ है ना, यहाँ पर हम ऊष्मा दिए हैं, हमारे द्वारा ऊष्मा दी गई है, ठीक है। भले ही टेम्परेचर इसका 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हमें पता है गुप्त ऊष्मा इसके पास है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी है ना इसके पास, जो हम लोग हीट दे रहे हैं वो वाली हीट ऊर्जा के रूप में है ना इसके पास, तो इसीलिए इसके पास ऊर्जा ज्यादा है। सेम चीज आप यहां पर सोच सकते हो कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप पे जो है आपके पास जल होता है और ये भाप में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो इस भाप का ताप भी 100 डिग्री सेल्सियस, इस जल का ताप भी 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसके पास ज्यादा ऊर्जा है। इसीलिए भाप में जब आपकी उंगली आती है ना तो ज्यादा जलन जो है हमें महसूस होता है, उंगली जो है ज्यादा जलती है इस भाप के केस में, क्योंकि हम जानते हैं वाटर से वेपर में कन्वर्जन तभी हुआ होगा जब इसमें हीट दिया गया होगा। अगर मान लीजिए कि आप 1 ग्राम जल लेते हैं, तब भाप जो यहां पर बनता तो आपको ये हीट जो है 540 कैलोरी देनी पड़ती। यानी हम बोल सकते हैं 1 ग्राम वाटर के लिए कि इसके पास एक्स्ट्रा हीट कितनी है, एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी है, 540 कैलोरी। इसी कारण ज्यादा जलन जो होता है, इसी कारण भाप में समान ताप पर ज्यादा जलन होता है द्रव की तुलना में, ठीक। तो यही चीज आपसे कहा गया है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं, राइट। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे पारस्परिक आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। सब आपको समझा चुका हूं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। कहां है? एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे पारस्परिक
आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। पानी के केस में 100 डिग्री सेल्सियस पर पूरा पानी उबलने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं है, मान लो कि 50 डिग्री सेल्सियस पर है, 100 से कम पर है, ऊष्मा देंगे, तापमान बढ़ेगा, उबलेगा नहीं, 100 पर पहुंचेगा तब जाकर के उबलेगा। और उबलेगा मीन्स अब पूरा का पूरा पानी जो है भाप में कन्वर्ट हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे। क्वथनांक समष्टि गुण है, ये ध्यान दीजिए। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। आपके मन में आता है ना कि वाष्पीकरण और क्वथन में क्या अंतर है। वाष्पीकरण और क्वथन, देखो वाष्पीकरण में भी जो जल है ये वाष्प में कन्वर्ट होता है और क्वथन में भी जो जल है ये वाष्प में कन्वर्ट होता है। लेकिन इन दोनों में ना अंतर है, इन दोनों में अंतर है। वाष्पीकरण में देखो क्या होता है, ये हमने बी कर लिया है, ये हमने बी कर लिया है, इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी है, बहुत सारे इसमें क्या है, जल के कण है, बहुत सारे जल के कण हैं, यहां भी बहुत सारे जल के कण हैं। हमें पता है कि जो क्वथन पे वाष्पीकरण होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा, पूरा पानी उबलेगा और यहां पर टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। तो देखो वाष्पीकरण में क्या होता है, ये जो जल के सतह पे जो कण होते हैं ना, ये वाले जो कण होते हैं भाई, केवल इन्हीं के पास इतनी ऊर्जा होती है कि ये वाष्प में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा नहीं है कि पूरे जल के कणों के पास उतनी ऊर्जा है कि वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाए। केवल सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, केवल सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं, केवल उन्हीं के पास उतनी ऊर्जा होती है कि वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन क्वथन पे जब जल होता है तो जल के प्रत्येक कण के पास इतनी ऊर्जा होती है कि वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाए। इसीलिए वो सब के सब उतारू रहते हैं वाष्प में कन्वर्ट होने के लिए, तो जल हमें उबलता हुआ दिखता है। जल के प्रत्येक कण के पास उतनी ऊर्जा होती है कि वाष्प में कन्वर्ट हो जाए। वाष्पीकरण में जल के सतह पर जो कण होते हैं केवल उन्हीं के पास उतनी ऊर्जा होती है कि वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाए। तो यही अंतर है, यही अंतर है, यही कारण है कि वाष्पीकरण जो है एक धीमी प्रक्रिया है। भाई धीमे धीमे जो है आपको दिखेगा कि जल का वाष्पीकरण हो रहा है, क्योंकि केवल सरफेस पे जो पार्टिकल से कण है केवल उन्हीं के पास उतनी ऊर्जा है कि वाष्प में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन क्वथन के केस में क्या है, पूरे कण के पास उतनी ऊर्जा है कि वाष्प में कन्वर्ट हो जाए। इसीलिए क्वथन प्रक्रिया में वाष्पीकरण जो है तेजी से होता है, यानी जल का वाष्पीकरण तेजी से होता है क्वथन की प्रक्रिया में। समझे आप? तो क्वथन में वाष्पीकरण होता है, लेकिन वाष्पीकरण को यानी क्वथन को आप एक तरह से बोल सकते हो कि वाष्पीकरण है, लेकिन वाष्पीकरण को आप क्वथन नहीं बोल सकते हो। सिंपली हम वाष्पीकरण बोलते हैं तो हमारा मतलब होता है जल वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है। अब हो सकता है कि 100 से कम ताप पर हो, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर हो रहा हो, या फिर बॉइलिंग पॉइंट पे ही हो रहा हो। तो जो क्वथन है वो क्या है, क्वथनांक समष्टि गुण है, क्वथनांक समष्टि गुण है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है, मेरे ख्याल से यहाँ पर क्वथन होना चाहिए, क्वथन, क्वथन, केवल क्वथन होना चाहिए। क्वथन समष्टि गुण है, यानी जो उबलना है वो एक समष्टि गुण है, यानी पूरे जल में होता है, ये चीज पूरे जल के साथ होता है। लेकिन वाष्पीकरण केवल सतह पे जो जल होते हैं केवल उनके साथ होता है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं, इसकी बात की जा रही है। तो जल की हम बात करते हैं तो हम जानते हैं जो क्वथन है, जो उबलना है, क्वथन का मतलब उबलना, जो उबलना है ये किस ताप पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो इसी को हम लोग क्वथनांक बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो जिस ताप पर ठोस पिघलना शुरू कर दे, या फिर वो न्यूनतम ताप जिस पर ठोस पिघलना शुरू कर दे उसे हम लोग उसका गलनांक बोलते हैं। और जिस न्यूनतम ताप पर द्रव वाष्प में कन्वर्ट होना शुरू कर दे या फिर उबलना शुरू कर दे उसे हम लोग क्वथनांक बोलते हैं। जल के लिए यह तापमान कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन में हम क्या बोलेंगे, 373 केल्विन बोलेंगे। 100 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ेंगे तो 373 केल्विन आ जाएगा। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? सब कुछ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, जिसे हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में, और वाटर के केस में 540 कैलोरी पर ग्राम, सब मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं। इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा यानी संगलन की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया है। कैसे बोलेंगे,
वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम जल को वाष्प में कन्वर्ट करने के लिए जितनी ऊष्मा देनी पड़ती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। आप ऐसे ही बोल सकते हो कि वायुमंडलीय दाब पर यानी कि 1 एटीएम पर 1 ग्राम जल को वाष्प में कन्वर्ट करने के लिए उसके क्वथनांक पर जो ऊष्मा देनी पड़ती है उसे हम लोग वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। यही चीज मैंने आपको यहां पर समझाया ना, कितनी बार मैं समझा ही चुका हूं, 2 बार समझा चुका हूं मैं आपको, एक बार यहां पर एक बार पीछे। यहां पर देखिए ठोस अवस्था से अगर आप द्रव अवस्था में जाना चाहते हैं तो आपको ऊष्मा जो है देनी पड़ती है, और समझा चुका हूं क्या होता है, यहां पर कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, आकर्षण बल कमजोर हो जाता है। द्रव अवस्था से गैस अवस्था में जाना चाहते हैं तो आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी, हीट करनी पड़ेगी। हम और इतनी ऊर्जा देंगे कि कणों के बीच की दूरी बहुत बढ़ जाएगी, आकर्षण बल जो है बहुत ही कम हो जाएगा। हम गैस अवस्था से द्रव अवस्था में आना चाहते हैं तो ठंडा करना पड़ेगा, ऊर्जा जो है कम करनी पड़ेगी कणों के पास जो है। और द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में आना चाहते हैं तो हमें जो है और टेम्परेचर जो है कम करनी पड़ेगी, यानी कि इस द्रव को और ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा। हम लोग द्रव को डाल देते हैं किसमें, फ्रिज में, इसलिए तो डालते हैं ताकि ऊर्जा जो है कणों के पास कम हो जाए और वो ठोस में कन्वर्ट हो जाए। अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। तापमान बदलकर हम पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। गर्म होने पर यह ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो सीधा ठोस से क्या करते हैं कि वो द्रव में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। माफ करिएगा, सीधा ठोस से वो द्रव अवस्था में आए बिना, जैसे यूजुअली क्या होता है, हम ठोस को गर्म करते हैं तो वो द्रव में कन्वर्ट होता है, और फिर हम और गर्म करते हैं तब वो गैस में कन्वर्ट होता है। यूजुअली यही होता है। लेकिन क्या हो जब ठोस सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए? कुछ ऐसे ही पदार्थ होते हैं, जैसे आइस के केस में हमने देखा कि बर्फ को गर्म किया जल बना, जल को गर्म किया जल वाष्प बना। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि कपूर को आप गर्म करना चालू करो, वो ठोस अवस्था में होता है, वो द्रव अवस्था में नहीं आएगा। कपूर का इस्तेमाल हम लोग करते भी हैं खूब, पूजा पाठ में खास करके। ठोस सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। एक्टिविटी 1.13 देखते हैं। थोड़ा सा कपूर लें और इसे चूर्ण करके चीनी प्याली चाइना डिश में डाल दें। हमने कपूर को पाउडर में कन्वर्ट कर दिया और इस चाइना डिश में डाल दिया। एक किप को उल्टा करके इसे प्याली के ऊपर रख दें। ऐसे उल्टा किप को डाल दिया, राइट, उल्टा रखा हुआ किप है। इस किप के एक सिरे पर रुई का टुकड़ा रख दें ताकि यहां से कपूर बाहर ना निकले। जाम कर दिया इसको। अब धीरे धीरे गर्म करें और ध्यान से देखें। आप देखेंगे कि ये जो कपूर है जो कि ठोस अवस्था में है वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे ऊपर जाएगा टेम्परेचर कम होता जाएगा तो वापस गैस से सीधा ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठोस बना कपूर आपको यहां पर नजर आ जाएगा। पहले यहां पर गर्म किया तो कपूर गैस में कन्वर्ट हुआ और फिर ऊपर जाकर के ठंडा हो गया और वापस से ठोस में कन्वर्ट हो गया। यानी हुआ ये कि ठोस से कपूर गैस में कन्वर्ट हुआ और ठंडा करने पर गैस से सीधे ठोस में कन्वर्ट हो गया। तो इसे हम लोग डेपोजिशन बोलते हैं। अभी देखेंगे आगे। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन कहेंगे। ठोस से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाना बिना लिक्विड स्टेट में आए, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और गैस से सीधे ठोस में बनने की प्रक्रिया को
गैस से सीधे ठोस में बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं, डेपोजिशन कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डेपोजिशन बोलेंगे। तो देखो यहां पर सब कुछ लिखा गया है। ठोस से द्रव में कन्वर्ट होना संगलन कहलाता है, द्रव से गैस में कन्वर्ट होना वाष्पीकरण कहलाता है, और गैस का ठोस में कन्वर्ट होना निक्षेपण कहलाता है। गैस को ठंडा करेंगे सीधा ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठोस को अगर आप गर्म करते हैं सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए, बिना लिक्विड स्टेट में आए, तो उसे हम लोग ऊर्ध्वपातन कहेंगे। मान लीजिए गैस है, उसको हम ठंडा करते हैं और वो द्रव में कन्वर्ट होता है। जैसे एक तो होता है कि गैस को ठंडा करेंगे सीधा ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो ऊर्ध्वपातन हो गया, माफ करिए वो निक्षेपण हो गया। लेकिन गैस को हम ठंडा करते हैं और द्रव में वो बदल जाता है। जैसे मान लीजिए जलवाष्प, उसको ठंडा करते हैं तो पानी में कन्वर्ट होगा ना जलवाष्प, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? संघनन बोलेंगे। और पानी को हमें बर्फ बनाना है, यानी द्रव को ठोस बनाना है, तो उसे हम जमना बोलेंगे, फ्रीजिंग बोलेंगे। तो ये जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। खास करके ये जो ऊर्ध्वपातन है, निक्षेपण है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। हम लोगों ने देखा कि तापमान में परिवर्तन करके अवस्था को बदल सकते हैं। अब बात करते हैं दाब परिवर्तन का प्रभाव। क्या ऐसा भी हो सकता है कि दाब में परिवर्तन करके हम अवस्था को बदल दें? हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। समझ चुके हैं, ठोस के कण पास पास होते हैं, द्रव के कण उससे दूर होते हैं, गैस के कण उससे भी दूर होते हैं। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा? क्या उसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? एक सिलेंडर है, इसमें देखो गैस भरी हुई है, ठीक, गैस भरी हुई है, तो गैस के कण दूर दूर होते हैं। हमने क्या कर दिया? अब पिस्टन को दबा दिया, यानी गैस के ऊपर बाहर से बाह्य बल को लगा देते हैं। तो गैस के कण पहले दूर दूर भाग रहे थे, हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया, अब उनके कण पास पास आ गए हैं। इस वाले में दिखाया गया है। हम रुके नहीं, थके नहीं, हमने पिस्टन को और दबा दिया, यानी और भी ज्यादा प्रेशर हमने अप्लाई कर दिया गैस के ऊपर। इसके कण देखो और पास पास आ गए हैं। ये तो कुछ ऐसा हाल हो गया कि जैसे कि ठोस में कण होते हैं, ये तो कुछ ऐसा हाल हो गया जैसे कि द्रव में कण होते हैं और ये गैस में जो कण होते हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हाँ, दाब में परिवर्तन करने से भी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। देखो अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो जो गैस के कण जो फुदक रहे थे, इधर से उधर भाग रहे थे, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊर्जा थी उसके पास, वो ऊर्जा कम हो जाएगी, तो वो कम भागेंगे। और दाब बढ़ाने से क्या होगा? उनके जो कण होंगे वो पास पास आ जाएंगे। तो दोनों चीजें हम करेंगे। हमें क्या करना है कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? टेम्परेचर कम करेंगे ताकि कणों की गतिज ऊर्जा कम हो जाए, और प्रेशर अप्लाई करेंगे ताकि जो कण है वो पास पास आ जाए, जैसा कि इस वाले केस में दिखाया गया है। हम प्रेशर भी अप्लाई करेंगे पिस्टन को दबा करके, ठीक, और ऊर्जा को कम करने के लिए, कणों की ऊर्जा को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तापमान को भी कम करेंगे। तो दाब बढ़ा करके और तापमान को कम करके हम गैस को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। गैस को द्रव में बदल सकते हैं, राइट। क्या आपने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, इसको स्टोर किया जाता है हाई प्रेशर पे। अगर आप इस कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडलीय दाब पर छोड़ते हैं, जैसे आपके आसपास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कितने दाब पर है? 1 एटमॉस्फेयर पे है, वायुमंडलीय दाब पे है। 1 वायुमंडलीय दाब पर आपके आसपास में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। मान लीजिए कि आपके आसपास जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको आप ठोस के रूप में ठोस बनाना चाहते हो, तो आपको उच्च दाब पर जो है स्टोर करना पड़ेगा, हाई प्रेशर पे। जैसे ही आप उसको वायुमंडलीय दाब पर छोड़ेंगे, वापस से वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखो ये ड्राई आइस है, इसे हम ड्राई आइस क्यों बोलते हैं? जैसे मान लीजिए कि आपने हाथ पे जो है अपने आइस क्यूब को रखा था, अब वो जो आइस है वो पिघलेगी तो पूरा जो हाथ है आपका गीला हो जाएगा। लेकिन ड्राई आइस बोलने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आइस
सॉलिड स्टेट में है, हाई प्रेशर पे स्टोर करके रखा गया है, अगर आप इसको वायुमंडलीय दाब पर छोड़ देते हैं तो वायुमंडलीय दाब पर इसका नेचर क्या है, गैस के रूप में रहना नेचर है। तो ये आइस जो है वापस सीधा, जो कि ठोस है, एक सॉलिड है, ये सीधा गैस में कन्वर्ट होना शुरू कर देती है, लिक्विड स्टेट में नहीं आती है। जब लिक्विड स्टेट में नहीं आएगी तो कुछ भी गीला नहीं होगा, इसलिए इसे ड्राई आइस बोलते हैं। मतलब जब ये गैस में कन्वर्ट होती है तब कुछ भी गीला नहीं होगा, क्योंकि लिक्विड स्टेट में ये आती ही नहीं है। यानी ये भी अपने आप में एक एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का, ऊर्ध्वपातन का। एक तो हमने देखा कपूर, और दूसरा आप याद रखेंगे शुष्क बर्फ। तो शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, एग्जाम में आता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर किया गया होता है हाई प्रेशर पे, और जब यही ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस वायुमंडलीय दाब पर आती है तो सीधा ठोस से कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाती है, ना कि लिक्विड स्टेट में आती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और ताप के द्वारा तय होती है। तो आप केवल ये नहीं बोलेंगे कि अवस्था में परिवर्तन केवल तापमान के कारण होता है, आप ये नहीं बोलेंगे कि अवस्था में परिवर्तन केवल दाब के कारण होता है, आप ये बोलेंगे कि अवस्था में परिवर्तन दाब और ताप दोनों के कारण होता है। अब आइए कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो आपके इस किताब में पूछे गए हैं। निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदले, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। हम लोगों ने अभी देखा केल्विन में अगर आपको ताप दिया हुआ है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 273 घटा देंगे। वैसे 273.15 घटाना चाहिए, लेकिन सुविधा के लिए हम लोग 273 ही घटाते हैं। तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 में से 7 गया 2 हो जाएगा, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा 0 हो जाएगा। 27 डिग्री सेल्सियस, इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है, माफ करिएगा डिग्री सेल्सियस में 573 है, 273 हम लोग घटाएंगे इसमें से। 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा, 7 में से 7 गया 0 हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा, ठीक, यानी कि 300 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, 250 डिग्री सेल्सियस है। हम लोगों ने अभी देखा 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जब होती है तो वो ठोस के रूप में होती है, और जब तक ये बर्फ पूरी पिघल नहीं जाती है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो हम ये बोल सकते हैं वाटर के केस में, जल के केस में, जल ठोस अवस्था में 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है ना, और द्रव अवस्था में भी होता है। अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पे हमने देखा कि जो पानी है वो उबलने लगता है, और जब तक कि पूरा पानी भाप में कन्वर्ट नहीं हो जाए, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, द्रव लिखेंगे, है ना, द्रव, और यहाँ पर लिखेंगे वाष्प, यानी कि गैस। किसके लिए है, वाटर के लिए है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो जल होता है वो अपने ठोस रूप में भी होता है, द्रव रूप में भी होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे वो द्रव और वाष्प रूप में होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस यानी 100 से ज़्यादा है तो हम बोलेंगे कि 100 से ज़्यादा ताप तो तभी गया होगा ना जब पूरा का पूरा द्रव जो है वाष्प में कन्वर्ट हो गया होगा। 100 से ज़्यादा टेम्परेचर तभी गया होगा जब पूरा का पूरा जो जल है भाप में कन्वर्ट हो गया होगा, क्योंकि हमें पता है कि जब तक पूरा का पूरा जल भाप में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा ये तापमान जो है चेंज नहीं होगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, इसका मतलब साफ साफ हमें अब समझ में आता है कि पूरा का पूरा पानी भाप में कन्वर्ट हो गया होगा, तभी जाकर के टेम्परेचर बढ़ा होगा। यानी 100 से ऊपर अगर आप टेम्परेचर देखते हो तो जल जो है अपने गैस के फॉर्म में होगा। और एग्जैक्ट 100 डिग्री सेल्सियस पे हम जानते हैं कि द्रव और वाष्प, है ना, तो बोल सकते हैं लिक्विड एंड गैस। लिक्विड एंड गैस। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? जब अवस्था में परिवर्तन होता है तो तापमान स्थिर रहता है। क्यों रहता है? क्यों रहता है? कणों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसे कमजोर करने में, जिससे कि अवस्था में परिवर्तन हो सके।
तो जो भी हम ऊष्मा देते हैं वो अवस्था परिवर्तन में खर्च हो जाती है, जिससे तापमान नहीं बढ़ता है। हो गया वायुमंडलीय, ये समझ में आया ना। अवस्था परिवर्तन के दौरान जो ऊष्मा दी जाती है वो अवस्था परिवर्तन में ही खर्च हो जाती है, यानी कि हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है उसे कमजोर करने में खर्च हो जाती है, इसलिए टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है। वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए। वायुमंडलीय गैस है, इसे हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, गैस है इसे लिक्विड में कन्वर्ट करना है ना, लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ठंडा करेंगे और क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो दाब को बढ़ाएंगे, ताप को कम करेंगे। दाब बढ़ाएंगे ताकि कण जो है पास पास आ जाए, जैसे कि लिक्विड स्टेट में गैस के कणों की तुलना में लिक्विड स्टेट में कण जो है पास पास होते हैं, और ऊर्जा जो है लिक्विड स्टेट में कण के पास कम होगी, तो हम इसे ठंडा करके ऊर्जा को कम कर देंगे। अब हम लोग वाष्पीकरण को पढ़ने जा रहे हैं। वाष्पीकरण और कथन में क्या अंतर है, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या आपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प में बदल जाता है? पानी ही है, बारिश होती है, सड़कों पर पानी जमा होता है, या फिर कपड़े आप धोते हैं, गीला होता है, उसमें पानी होता है, ठीक। या आप कहीं पर पानी अगर आप ऐसे फैला करके छोड़ दो तो धीरे धीरे पानी जो है वहां से गायब हो जाता है। तो वहां पर हमने अलग से तो हीट दिया नहीं, ठीक, अलग से तो हमने हीट दिया नहीं, और ना ही पानी वहां पर उबल रहा था, फिर भी पानी जो है धीरे धीरे जो है वाष्प में कन्वर्ट हो गया। तो पानी एक एग्जाम्पल है कि बिना क्वथनांक पर पहुंचे जो है पानी वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ? हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। समझ चुके हैं हम लोग बहुत ही अच्छे से, कई बार बात कर चुके हैं। ठोस के कणों के पास जो है गतिज ऊर्जा कम होती है। एक निश्चित तापमान पर, मान लीजिए कि आपने कोई टेम्परेचर फिक्स कर दिया, हमने कमरे का ताप ले लिया 25 डिग्री सेल्सियस। अब 25 डिग्री सेल्सियस पे ठोस है, 25 डिग्री सेल्सियस पे द्रव है और 25 डिग्री सेल्सियस पे गैस है। एक ही पदार्थ का अलग अलग रूप है। मान लो हमने जल ही ले लिया, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे हमने ठोस रख दिया है, द्रव रख दिया है और गैस रख दिया, बर्फ रख दिया है और हमने पानी रख दिया है और जलवाष्प रख दिया है। तो निश्चित ताप पर ठोस, द्रव और गैस के कण जो होंगे उनके पास अलग अलग ऊर्जा होगी। इसमें सबसे अधिक ऊर्जा होगी, इसमें कम होगी और इसमें सबसे कम होगी। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंश में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों को आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो वाष्पीकरण मैंने आपको समझाया थोड़ी देर पहले। वाष्पीकरण और क्वथनांक साथ साथ मैंने आपको समझाया कि वाष्पीकरण में भी जल वाष्प में कन्वर्ट होता है, लेकिन क्वथनांक से कम ताप पर होता है। मैंने लिखा था ना, टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। और मैंने आपसे कहा कि सरफेस फेनोमेनन है वाष्पीकरण, केवल सतह पर होने वाली घटना है। केवल सतह पर जो कण होते हैं उन्हीं के पास इतनी ऊर्जा होती है कि इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी उनके जो बाकी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बाकी सारे जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, उनके साथ जो आकर्षण बल होता है उसको तोड़ करके वो निकल लेते हैं, ठीक। जबकि उबलने में मैंने आपसे कहा कि जल के जितने भी कण होंगे सबके पास उतनी ऊर्जा होगी कि वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण आपको समझ में आ गया ना। वाष्पीकरण में जल, द्रव वाष्प में कन्वर्ट होता है लेकिन क्वथनांक से कम ताप पर होता है। और वाष्पीकरण प्रक्रिया में द्रव के जो केवल सतह के कण होते हैं, केवल उन्हीं के पास उतनी ऊर्जा होती है कि वो गैस में कन्वर्ट हो पाते हैं। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में देखते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ना जब भी ये सवाल आए, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक के ऊपर सवाल आए, तो आप क्या याद कर लेंगे? आप याद कर लेंगे जो आप
कपड़ों को सुखाते हैं, गीले कपड़ों को जो आप सुखाते हैं, तो कपड़े के सूखने को लेकर के जो है आप अपने दिमाग में इस एग्जाम्पल को रखना और इस वाले टॉपिक से जो प्रश्न पूछे जाए उसका उत्तर देना। सतह क्षेत्र बढ़ने पर, अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, सरफेस फेनोमेनन है, केवल सरफेस पे होने वाली घटना है, जबकि बॉइलिंग क्वथन पूरे द्रव में होने वाली घटना है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। कपड़े सुखाने के लिए हम लोग कपड़े को फैलाते क्यों हैं? क्यों नहीं हम लोग ऐसे रख देते हैं? क्योंकि हमें पता है भाई कपड़ा को फैलाकर जब रखा जाता है तो वो जल्दी ही सूख जाता है। क्यों सूख जाता है? क्योंकि हम लोग सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। सतही प्रक्रिया है, सतह पर होने वाली घटना है। सरफेस एरिया को बढ़ा दो तो ज़्यादा से ज़्यादा सतह के जो कण होंगे उनके पास उतनी ऊर्जा होगी, उतनी ऊर्जा मिलेगी, वाष्प में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सतह का क्षेत्रफल अगर हम बढ़ा देते हैं तो वाष्पीकरण की जो दर है वो बढ़ जाती है। वाष्पीकरण की जो दर है वो बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक कप में चाय ले रखा है और फिर आपने एक थाली में चाय को डाल दिया है ना। एक मान लो कि छोटा सा कप है, एक बड़ा सा कप है। चाय जल्दी ठंडी किस में हो जाएगी? जो बड़ा सा कप होगा। क्यों? क्योंकि बड़ा सा कप है तो उसमें जो चाय की जो सतह मिलेगी वो एक बड़ी सी मिलेगी ऐसे, और एक छोटा सा कप है, इसमें चाय उतनी जल्दी ठंडी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो जो वाष्पीकरण है वो अधिक हो जाएगा, वाष्पीकरण दर जो है बढ़ जाएगी। तापमान में वृद्धि, हम जानते हैं टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो कपड़े जो है जल्दी सूखते हैं। तापमान बढ़ने से अधिक कणों को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जल के कणों के पास ऊर्जा मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा कणों को ऊर्जा मिलेगी कि वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाए। आर्द्रता में कमी और वायु की गति में वृद्धि। आर्द्रता में कमी, आप जानते हैं कि बारिश के सीजन में जब बारिश हुई होती है उस समय कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। मान लीजिए कि आपने पहले से बहुत खा रखा है, वैसे में आपको कोई और खाने के लिए बोले, मान लीजिए कि आप भाई 10 मिठाई खा सकते हैं, आपने ऑलरेडी 10 मिठाई खा रखे हैं, अब ऊपर से कोई और आकर के बोले कि भाई और मिठाई खा लो, तो आप नहीं खाएंगे ना, आपका दिल नहीं करेगा खाने का। आप 10 मिठाई खा सकते थे, आपने खा लिया, अब और भी बोला जा रहा है कि भाई कुछ और खा ले, तो आप नहीं खाना चाहेंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी खा रखा है जितना आप खा सकते थे। तो आर्द्र मौसम का मतलब क्या हुआ कि वायुमंडल में जो वातावरण है उसमें पहले से जल जो है वाष्प के रूप में है। ऐसे में जो वायुमंडल है, जो वातावरण है वो नहीं चाहेगा कि हम और जलवाष्प धारण करें। समझे आप? वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। तो अगर कहा जाता है कि आर्द्रता ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वायु में जलवाष्प ज़्यादा है। वायु में जलवाष्प ज़्यादा है तो आर्द्रता ज़्यादा है, वायु में जलवाष्प कम है तो आर्द्रता कम है। तो पहले से अगर वायु में जलवाष्प ज़्यादा है तो वैसे में और भी ज़्यादा जलवाष्प का धारण वो नहीं करना चाहेगी। पहले से ही आपने 10 मिठाई खा रखा था तो अब आप और नहीं खाना चाहेंगे ना। सेम चीज़ है, पहले से ही वायु में जलवाष्प है तो और ज़्यादा जलवाष्प को धारण करना नहीं चाहेगी। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। एक निश्चित ताप पर हमारे आसपास में जो वायु है उसमें एक निश्चित मात्रा में जलवाष्प होता है और एक निश्चित मात्रा में ही वो जलवाष्प को धारण कर सकती है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। भाई पहले से ही जल जो है वाष्प के रूप में मौजूद है वायु में, तो वायु और जलवाष्प धारण नहीं करना चाहेगी। इसीलिए अगर मौसम आर्द्र होता है, ह्यूमिड होता है, वैसे में जो कपड़े हैं जल्दी नहीं सूखते हैं क्योंकि जल का वाष्पीकरण जो है घट जाता है। तो अगर मान लीजिए कि आर्द्रता कम है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी, अगर ज़्यादा है तो घट जाएगी। वायु की गति में वृद्धि, हवा जब तेज चलती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। जैसे मान लो कि यहाँ पर कपड़ा सूख रहा है तो कपड़े से जल का वाष्पीकरण हुआ और वो जो जलवाष्प है इसी आसपास में फैले हुए हैं। अब हवा चल रही है, हवा आ रही है, बह रही है यहाँ से, तो जो भी जलवाष्प है, जलवाष्प के जो कण हैं उसको अपने साथ उड़ाकर लेकर चली जाती है। तो ये पूरा एरिया वापस से क्या हो गया? खाली हो गया ना। ये एरिया वापस से खाली हो गया, यहाँ पर जलवाष्प की कमी हो गई तो और ज़्यादा वाष्पीकरण होगा।
ठीक। तो जब भी वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने के ऊपर सवाल आपसे पूछा जाता है तो जो आप कपड़े सुखाते हैं उसको आप याद कर लेना कि कपड़े आपके कब कब जल्दी सूखते हैं। जब जब जल्दी सूखते हैं, जिस जिस कारण से जल्दी सूखते हैं, वो सब कारण जो है वाष्पीकरण की दर को बढ़ाने का काम करता है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? हम लोगों ने देखा वाष्पीकरण किसे कहते हैं, वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब वाष्पीकरण के कारण जो है शीतलता होती है। शीतलता होती है, कैसे होती है, यही हमें देखना है। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। एक बर्तन है, उसमें द्रव रखा हुआ है और जो बर्तन है वो खुला हुआ है, तो उसमें क्या लगातार वाष्पीकरण होता रहता है। लगातार वाष्पीकरण होता रहता है, लगातार जल के कण जो है वाष्प में कन्वर्ट होते रहते हैं। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता होती है। जैसे मान लीजिए कि ये बीकर है, इस बीकर में जल है, इसमें जल के कण हैं। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। केवल सतह पर जो कण होंगे केवल उन्हीं के पास उतनी ऊर्जा होती है कि ये गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये ऊर्जा भी तो कहीं ना कहीं से तो चाहिए ना भाई। द्रव के जल के कणों को गैस के कण में कन्वर्ट होने के लिए ऊर्जा तो कहीं ना कहीं से चाहिए। भले ही सरफेस के पार्टिकल्स को चाहिए, लेकिन चाहिए तो सही। तो ये कहीं ना कहीं से हीट एब्जॉर्ब करते हैं और गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाष्प में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो हीट है ये कहां से लेते हैं? तो ये जो कण है इस ऊष्मा को अपने आसपास से ही लेते हैं, अपने आसपास से ही लेते हैं। और जब आसपास से ऊष्मा को ले लिया जाएगा, हीट को छीन लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा, तो क्या होगा? ठंडक हमें महसूस होगी। यानी जहां से भी हीट लिया जाएगा वो चीज जो है वो ठंडी हो जाएगी। जहां से भी चीज लिया जाएगा वो ठंडी हो जाएगी। अगर हमारे बॉडी से हीट लिया जाएगा तो हमारा शरीर जो है थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। हमारा जो शरीर है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। जब आप एसीटोन या नाखून की पॉलिश हटाने वाले द्रव, तो एसीटोन का ये एक काम हो गया कि नाखून की जो पॉलिश होती है उसको हटाने का काम करता है एसीटोन। इसका आईयूपीएसी नाम जो है प्रोपेनोन है। तो एसीटोन को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है? इसके कण आपकी हथेली से या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तो एसीटोन को अगर आप अपने हथेली पर गिराते हैं तो जो एसीटोन है ये वाष्पीकृत हो जाएगा। तो वाष्पीकृत अगर हो जा रहा है तो वाष्पीकरण के लिए जो ऊष्मा चाहिए आपके हथेली से ही लिया जाएगा। तो आपके हथेली से जब ऊष्मा को लिया जाता है तो इससे आपकी हथेली पे जो है शीतलता महसूस होती है। ठीक। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। अच्छा, जो ऊष्मा ली जाती है उसमें क्या होता है? द्रव गैस में कन्वर्ट होता है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। अवस्था में परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा दी जाती है उसे हम लोग गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। तो जो मैंने अभी आपसे कहा कि जो गुप्त ऊष्मा चाहिए, जो ऊष्मा ली आपकी हथेली से, वो कौन सी ऊष्मा थी? गुप्त ऊष्मा थी। तो तेज धूप वाले और गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं। छत पे जल छिड़कते हैं क्यों? हमने जल छिड़क दिया, अब वो जल वाष्पीकृत होगा। जल जो वाष्पीकृत होगा उसके लिए उसको ऊष्मा चाहिए होगी, जो कि गुप्त ऊष्मा होगी। तो उस गुप्त ऊष्मा को वो जो जल है वो छत से ही लेगा। तो हम बोल सकते हैं कि छत से ऊष्मा को लिया गया तो छत जो है थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं? तो एक एग्जाम्पल काफी फेमस है। अभी गर्मी का टाइम है तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो घड़े का इस्तेमाल करते होंगे पानी को पीने के लिए। घड़ा में जो पानी होता है तो वो ठंडा हो जाता है। इसके पीछे कारण भी क्या है? वाष्पीकरण ही है। घड़े में होते हैं छोटे छोटे छिद्र। इन छिद्रों से जल का वाष्पीकरण होता रहता है।
जल के वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा चाहिए। वो ऊष्मा घड़े में जो पानी है उसी से लिया जाता है। वो ऊष्मा घड़े में जो पानी है उसी से लिया जाता है, जिससे जो जल है वो ठंडा हो जाता है। तो वाष्पीकरण के कारण जो है शीतलता होती है, आप अपने दिमाग में छाप कर रखेंगे। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। अभी का समय परफेक्ट एग्जाम्पल है कि अभी जो है गर्मी का टाइम है, पसीना भी खूब आता है। वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। बॉडी पर पसीना है, पसीने का वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण के लिए जो ऊष्मा ली जाएगी हमारे शरीर से ली जाएगी, तो हमें जो है थोड़ी सी ठंडक महसूस होगी। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा यानी कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। तो बॉडी पे पसीना है, पसीने के वाष्पीकरण के लिए जो ऊष्मा चाहिए जो कि गुप्त ऊष्मा है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है, वो ऊष्मा हमारे बॉडी से ली जाती है, जिससे जो हमारा बॉडी है ठंडा हो जाता है। चूंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसीलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। तो गर्मियों में सूती कपड़े पहनने को क्यों कहा जाता है? सूती कपड़ा एक अच्छा जल का अवशोषक होता है, तो जो भी पसीना आ रहा है उसको वो अच्छे से अवशोषित कर लेता है। फिर उस अवशोषित पसीने का वाष्पीकरण होता है, फिर वो उस अवशोषित पसीने का वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा हमारे शरीर से लिया जाता है, जिससे हमारा शरीर जो है ठंडा हो जाता है। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? मान लीजिए कि गिलास है, इसमें आपने ठंडा पानी रखा है, या फिर मान लो कि आपने आइस क्यूब डाल रखा है ना, इसमें बर्फ है ना, बर्फ पानी है पूरे में। तो आप ये देखते हैं कि गिलास के सतह पर जल की छोटी छोटी बूंदें आ जाती है। मान लीजिए आपने फ्रिज से निकाला कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी निकाला, कोको कोला निकाला, थम्स अप निकाला, उसको डाल दिया आपने कहीं पर टेबल पर, तो आप देखेंगे कि जो बोतल है बाहर से भीग जाता है, गीला हो जाता है, उस पर आपको ऐसे जल की बूंदें जो है दिखाई पड़ती है। ये कैसे होता है? देखो, ये तो हमें पता है कि आप जहां पर भी हैं उसके आसपास जल वाष्प है, जल वाष्प के रूप में है। अब जो पूरा बोतल है या फिर यहाँ पर जो गिलास है वो एकदम से ठंडा है, तो आसपास जो जल वाष्प है, जो जल भाप के रूप में है, जैसे ही इस ठंडे सतह के कांटेक्ट में वो भाप आता है, द्रव में कन्वर्ट हो जाता है। हम जानते हैं कि वाष्प को द्रव में बदलने के लिए क्या करना होगा? ठंडा करना पड़ेगा ना, ठंडा करना पड़ेगा, यानी हीट जो है हमें यहां से निकालनी पड़ेगी। ठीक, तो वाष्प जैसे ही इस ठंडे सतह के कांटेक्ट में आता है वो द्रव में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग संघनन बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। वाष्प का द्रव में कन्वर्ट होना। तो पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप की बोतलें हैं, उसके आसपास जल वाष्प के रूप में था, जैसे इस बोतल के कांटेक्ट में आया वो द्रव में कन्वर्ट हो गया। इसी को हम लोग संघनन बोलते हैं। किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेंगी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है। जैसे ही वाष्प इस ठंडे सतह के कांटेक्ट में आता है, इसकी ऊर्जा जो है कम हो जाती है और वो द्रव में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ऊर्जा इतनी कम हो जाती है कि द्रव में कन्वर्ट हो जाता है, जो इनके कण होते हैं वो पास आ जाते हैं। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। एटमॉस्फेयर गैसीय दाब के मापन का मात्रक है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, याद रखिएगा। इसको पास्कल बोल दो या फिर आप बोल दो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये दाब का एसआई मात्रक है।
और 1 ATM बराबर इतना पास्कल होता है। वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है और इसे सामान्य दाब कहा जाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1 ATM होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है और इसी को हम लोग सामान्य दाब कहते हैं। अब आइए कुछ और प्रश्नों को करते हैं जो आपसे पूछे गए हैं इस किताब में, इस चैप्टर में। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? कूलर ठंडा करता है वाष्पीकरण के द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा। इसी कॉन्सेप्ट पे कूलर जो है काम करता है। देखो कूलर में जो है हम जानते हैं कि वाटर टैंक होता है और कूलिंग पैड होता है। वाटर टैंक होता है जिसमें हम लोग पानी भरते हैं, उसमें पंप लगा होता है, पंप से पानी जो है कूलिंग पैड पर चढ़ता है। कूलिंग पैड पूरा गीला हो जाता है, उस पर पानी होता है। अब कूलिंग पैड से ना गर्म वायु को गुजारा जाता है, गर्म हवा को गुजारा जाता है। ये गर्म हवा कहाँ से आया भाई? कूलर के आसपास जो वातावरण है, यानी हमने इस कमरे में अगर कूलर लगा रखा है तो कमरे की हवाएं जो है वो गर्म है। भाई गर्मी में हम लोग कूलर का इस्तेमाल करते हैं तो हवा जो है गर्म है, उस गर्म हवा को कूलर के अंदर खींचा जाता है, कूलिंग पैड से गुजारा जाता है। इस कूलिंग पैड से जब इस गर्म हवा को गुजारा जाता है तो गर्म हवा है, इसके पास ऊर्जा ज्यादा है, उष्मा ज्यादा है, उस उष्मा को छीन लिया जाता है इस गर्म हवा से। क्यों छीन लिया जाता है? ये जल जो है वाष्पीकृत हो जाता है। गर्म हवा से उष्मा को लेकर के जो जल है इस कूलिंग पैड पर वो वाष्पीकृत हो जाता है, क्योंकि उष्मा को गर्म हवा से ले लिया गया है तो अब यह हवा ठंडी हो जाती है। फिर उस ठंडी हवा को जो है आगे से फेंका जाता है। समझे आप? इस प्रकार से कूलर काम करता है। अच्छा, जो वाष्प बना है उसे निकलने के लिए जगह चाहिए, उसे निकलने के लिए जगह चाहिए। तो अगर आपने कमरे में कूलर को लगा रखा है तो इस वाष्प को निकलने के लिए अब जगह दीजिए। वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, खिड़कियां वगैरह जो है वो खुली रहनी चाहिए। एसी के केस में उल्टा काम करते हैं। एसी में क्या करते हैं कि भाई खिड़की दरवाजा सब अच्छे से बंद कर देते हैं। कूलर के केस में क्या है, यहाँ से वाष्प जो है निकलेगा तो उस वाष्प को निकलने के लिए जगह चाहिए, खिड़की खुली होनी चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए इस वाष्प को बाहर निकलने के लिए, जाने के लिए। अगर आप पूरा खिड़की दरवाजा सब कुछ अच्छे से पैक कर देंगे, बंद कर देंगे तो पूरे कमरे में वाष्प जो है हो जाएगा। तो ऐसे में आपको उमस जैसा फील होगा, मे भी आपने महसूस भी किया होगा। और बरसात के समय ये कूलर जो है अच्छे से काम नहीं करता है, वर्क नहीं करता है। वर्क नहीं करता है इन द सेंस कि आपको ठंडक जो है कूलर जो है नहीं देने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई वाष्प निकलता है ना कूलर से, और बरसात के सीजन में मौसम आर्द्र होता है, पहले से जलवाष्प जो है वायु में अधिक होता है, तो इस वाष्प का धारण जो है अच्छे से नहीं किया जाएगा। इस वाष्प का धारण जो है अच्छे से नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि गर्म हवा आप अंदर भेजेंगे, गर्म हवा आप अंदर भेजेंगे, लेकिन उस गर्म हवा से गर्मी को, हीट को ली नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वातावरण में पहले से जलवाष्प ज्यादा है, तो ऐसे में वाष्पीकरण की दर जो है घट जाती है। हम लोगों ने अभी पढ़ा, मौसम अगर आर्द्र है तो वाष्पीकरण की दर जो है घट जाती है। तो अगर वाष्पीकरण की दर घट जाएगी तो गर्म हवा अंदर जाएगी और गर्म हवा ही बाहर आएगी। ठीक, गर्म हवा अंदर जाएगी, गर्म हवा ही बाहर आएगी। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है गर्म और शुष्क दिन में, यानी जब मौसम आर्द्र नहीं है तब कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। अगर मौसम गर्म नहीं है, दिन शुष्क नहीं है, आर्द्र है, ऐसे में कूलर जो है ठंडा नहीं करेगा, क्योंकि वाष्पीकरण की दर जो है नहीं होगी। पानी जो आप डालेंगे ना उसमें, उसका वाष्पीकरण जल्दी से होगा ही नहीं। तो गर्म हवा अंदर जाएगी, गर्म हवा बाहर आएगी। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? मैंने अभी आपको समझाया, घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उस छिद्र से जल का वाष्पीकरण होता रहता है, और उस वाष्पीकरण को होने के लिए जो गुप्त ऊष्मा चाहिए, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा चाहिए, वो घड़े के पानी से ही लिया जाता है, जिससे घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? क्योंकि एसीटोन, पेट्रोल और इत्र को वाष्पीकृत होने के लिए जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा चाहिए वो हमारे हथेली से ली जाती है, जिससे जो हथेली है वो ठंडा हो जाता है। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? क्योंकि कप के केस में जो सरफेस एरिया है वो कम होता है, प्लेट के केस में जो है सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वाष्पीकरण होने के लिए ऊष्मा चाहिए, वो इस चाय, इस दूध से ही लिया जाएगा। अगर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वाष्पीकरण होगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा को लिया जाएगा, तो जल्दी ही दूध और चाय जो है वो ठंडे हो जाएंगे। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? सूती कपड़े पहनने चाहिए। कारण आपको पता है, सूती कपड़ा पसीना का ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण करेगा और उस
अवशोषित पसीने का जब वाष्पीकरण होगा तो वाष्पीकरण होने के लिए हमारे शरीर से जो है ऊष्मा ली जाएगी, तो हमारा जो शरीर है वो ठंडा हो जाएगा। अब इस चैप्टर के आखिरी में जो एक्सरसाइज दिया गया है उनके प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। इसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो 300 केल्विन है, इसे सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 273 घटाएंगे, 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 9 में से 7 गया 2 हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। 573 केल्विन को हम लोग सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, 573 है, 273 इसमें से माइनस करेंगे, 0 0 ये 3 हो जाएगा, 300 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। अब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में अगर कन्वर्ट करना है तो 273 हम लोग क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं, तो 5 और 3 8 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 298 केल्विन। 373 डिग्री सेल्सियस है, 373 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, 273 जोड़ देंगे, 3 और 3 6 हो जाएगा, 7 और 7 14 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 हासिल जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 646 केल्विन। तो इस प्रकार से जो है आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। नेफ्थलीन की गोली जो है वो ठोस अवस्था में होती है और फिर ये सीधा जो है गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो नेफ्थलीन का ऊर्ध्वपातन होता है। ऊर्ध्वपातन के लिए आपने क्या सब याद किया भाई, कौन कौन से वो पदार्थ हैं जो सबलाइम करते हैं, कौन कौन से पदार्थ जो है वो सबलाइम करते हैं। तो एक तो आपने याद रखा कपूर, एक आपने याद रखा ठोस CO2 और अब आप ये याद रखेंगे नेफ्थलीन। ठीक है, नेफ्थलीन। तो ये 3 पदार्थ जो है आपको याद रखने हैं। नेफ्थलीन, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। विसरण के कारण जो इत्र के जो कण होते हैं उनके पास ऊर्जा अधिक होती है, तो वो वायु के हेल्प से, वायु की मदद से दूर तक पहुंच जाते हैं विसरण प्रक्रिया द्वारा। निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। देखो, जल जो है अपने आप में क्या है, लिक्विड है, चीनी जो है सॉलिड है और ऑक्सीजन क्या है, गैस है। तो हम बोल सकते हैं ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, हमें क्या है कि बढ़ते हुए में व्यवस्थित करना है, राइट, बढ़ते हुए में व्यवस्थित करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे इस ऑक्सीजन को यानी C को, उसके बाद लिखेंगे इस A को, ये जल है, और उसके बाद इस B को, ये ठोस है। ये हमारा सही ऑर्डर हो जाएगा। निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। देखो, 0 डिग्री सेल्सियस पर मैंने आपको बताया कि जो जल है वो सॉलिड और लिक्विड के फॉर्म में होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड और गैस के फॉर्म में होगा। 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, 25 डिग्री सेल्सियस पे जो जल है वो लिक्विड स्टेट में होगा। हम जानते हैं जब तक कि पूरी की पूरी बर्फ पिघल नहीं जाती, द्रव में बदल नहीं जाती, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद जो बर्फ है उसका तापमान बढ़ता है, यानी अगर 25 डिग्री सेल्सियस है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, मतलब वो अपने द्रव अवस्था में है जल। तो ये हम लोगों ने देख लिया। 5 नंबर, पुष्टि हेतु कारण दें। जल कमरे के ताप पर द्रव है। जल कमरे के ताप पर द्रव है तो क्यों? जल कमरे के ताप पर द्रव है क्योंकि कमरे के ताप पर जल के कणों के पास अधिक ऊर्जा होती है और इनके कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। अब लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस इसीलिए है क्योंकि कमरे के ताप पर लोहे के कणों के पास जो ऊर्जा है बहुत कम होती है, आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, इसलिए ठोस है। 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? देखो, सवाल आपसे यह कहा गया है कि 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे और जो वाटर है वो है 0 डिग्री सेल्सियस पे। देखो, सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है, यहां पर थोड़ा सा अटपटा टाइप का दिया हुआ है। सवाल आपसे एक्चुअल में ये पूछा जा रहा है
कि आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर है और वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, बर्फ भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है और पानी भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है। लेकिन बर्फ जो है हमें ज़्यादा ठंडी लगती है इस पानी के तुलना में। तापमान दोनों का सेम है, लेकिन बर्फ हमें ज़्यादा ठंडी लगती है इस पानी के तुलना में, ऐसा क्यों? ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो हमें पता है आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस पे थी, इसको वाटर में कन्वर्ट होने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पे ही, इसके गलनांक पे ही हम लोग क्या करते हैं कि गुप्त ऊष्मा देते हैं। यानी इस जल के पास भले ही तापमान सेम है, लेकिन इसके पास ज्यादा ऊर्जा है गुप्त ऊष्मा के रूप में, अतिरिक्त ऊर्जा है गुप्त ऊष्मा के रूप में इस जल के पास। इसीलिए ये हमें उतना ठंडा नहीं लगता जितना कि ये आइस हमें लगती है। तो एक लाइन में आप आंसर क्या देंगे? क्योंकि 273 केल्विन पर जल के पास अतिरिक्त ऊर्जा के रूप में गुप्त ऊष्मा होती है। उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? समझा चुका हूं। भाप के पास जो है गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा होती है। भले तापमान दोनों का समान रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे जल है, 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप है, लेकिन भाप से जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है, भाप से उंगली जो है अधिक जलती है। क्यों? क्योंकि भाप के पास अतिरिक्त ऊर्जा के रूप में गुप्त ऊष्मा होती है। गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा होती है। निम्नलिखित चित्र के लिए A, B, C, D, E तथा F की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। ठोस से द्रव में बदलना, ठोस से द्रव में बदलना क्या बोलते हैं? इसे गलन बोलते हैं। और गलन का ठीक विपरीत जमना होता है, द्रव का ठोस में बदलना। द्रव का गैस में बदलना ये वाष्पीकरण कहलाता है ना, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। और गैस का द्रव में बदलना ये संघनन कहलाता है। अच्छा, ठोस का सीधा गैस में कन्वर्ट होना, ठोस बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? कपूर, नेफ्थलीन और शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या फिर शुष्क बर्फ। गैस का सीधे ठोस में कन्वर्ट हो जाना बिना द्रव अवस्था में आए, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? निक्षेपण बोलेंगे। अब यहां पर आपसे यह भी पूछा जा रहा है कि ऊष्मा में वृद्धि यानी ताप बढ़ाएंगे तथा दाब में कमी करेंगे, प्रेशर कम करेंगे। ताप बढ़ाएंगे मतलब कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और कण जो है दूर दूर जाएंगे, और दाब कम कर देंगे। दाब पहले ज्यादा था, कण पास पास थे, दाब हमने कम कर दिया, कण जो है दूर दूर चले जाए, दूर दूर चले गए। तो दोनों जो स्थितियां हैं वो सपोर्ट कर रही है कण जो पास पास थे उसे दूर दूर जाने में। तो हम ये काम कर सकते हैं कैसे? द्रव के ऊपर कर सकते हैं। द्रव का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, प्रेशर कम करेंगे द्रव के ऊपर से, तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ठीक उल्टा हो जाएगा। मान लीजिए कोई गैस है, उसका टेम्परेचर कम करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, तो ये द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ठोस के ऊपर दाब का ज्यादा प्रभाव होता नहीं है, इसलिए इस वाले में हम लोगों ने ठोस को इंक्लूड नहीं किया है। गैस का ताप कम करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे, ताप कम करेंगे, उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, पास आ जाएंगे, और दाब बढ़ा देंगे यानी कि और पास हम लेकर के चले आएंगे, तो गैस जो है द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आइए उन सारे प्रश्नों को करते हैं जो एग्जाम के पूछे हुए हैं। दाब में परिवर्तन करने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आकृति में न्यूनतम परिवर्तन होता है? तो ठोस में, भाई ठोस के ऊपर आप दाब बढ़ाओगे उसके आकृति में नहीं के बराबर परिवर्तन होगा, टूट जाएगा, लेकिन इसके शेप में परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये दृढ़ होते हैं। जब डैश दाब हो तो CO2 सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसे ठोस के रूप में संग्रहित किया जाता है उच्च दाब पर, लेकिन जब ये एक वायुमंडलीय दाब पर आएगा, यानी शुष्क बर्फ को अगर आप एक वायुमंडलीय दाब पर छोड़ देते हैं तो एक वायुमंडलीय दाब पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है गैसीय स्टेट में होती है ना, तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऊर्ध्वपातित हो जाएगी। पदार्थ की अवस्थाओं पर दाब में परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? दाब में परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में, दाब लगाने और ताप घटाने से गैस द्रवीकृत हो सकती है। जैसे
जो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं आप घरों में खाना बनाने के लिए, उसमें एलपीजी भरी गई होती है ना, तो जो पेट्रोलियम गैस भरी गई होती है वो उच्च दाब पर भरी गई होती है, हाई प्रेशर में भरी गई होती है और उसको ठंडा करके जो है भरी गई होती है, लिक्विफाई कर दिया गया होता है। तो पेट्रोलियम गैस को, जो पेट्रोलियम गैस है इसको लिक्विफाइड कर दिया जाता है ना। कैसे किया जाता है? उच्च दाब पर और ताप को कम करके। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब में संग्रहित किया जाता है। बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से किस परिघटना में ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? तो इसे हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मैंने आपसे कहा कपूर ध्यान में रखना है, नेफ्थलीन ध्यान में रखना है और शुष्क बर्फ ड्राई आइस आपको ध्यान में रखना है। और सब्लिमेशन का ठीक उल्टा डेपोजिशन होता है। इसमें कोई गैस बिना द्रव अवस्था में आए सीधे ठोस में कन्वर्ट हो जाती है। निक्षेपण प्रक्रिया के दौरान किस प्रकार का अवस्था रूपांतरण होता है? गैस से ठोस अवस्था, डी हमारा राइट आंसर। वाष्पीकरण पदार्थ की किस अवस्था में होता है? वाष्पीकरण होता है द्रव अवस्था में। द्रव का वाष्प में कन्वर्ट होना क्वथनांक से कम ताप पर वाष्पीकरण कहलाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन और उस परिवर्तन से संबंधित उसकी प्रक्रिया से सही ढंग से मेल नहीं खाता? गैस से ठोस में कन्वर्जन निक्षेपण कहलाता है, सही है। गैस से द्रव में कन्वर्जन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। गैस का द्रव में कन्वर्जन जो है संघनन कहलाता है, तो ये गलत हो जाएगा। द्रव से गैस वाष्पीकरण सही है, ठोस से गैस ऊर्ध्वपातन सही है, बी हमारा सही आंसर है, ये गलत है। निम्नलिखित में से किस तापमान पर ठंडा होने पर द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है? द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है, तो कोई द्रव है ये ठोस में परिवर्तित हो जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हिमांक बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे जो पानी होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पानी का क्या हो गया? जल का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है जम जाता है, तो हिमांक बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। क्वथनांक जिस पर पानी जो है उबलने लगता है। संघनन बिंदु जिस ताप पर गैस द्रव में कन्वर्ट हो जाता है, और गलनांक जिस ताप पर एक ठोस पिघलने लगता है। गैस से द्रव और द्रव से ठोस में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? गैस से द्रव में आना संघनन कहलाता है, और द्रव से ठोस में आना यह जमना कहलाता है या फिर ठोसीकरण कहलाता है। तो संघनन और ठोसीकरण, इसी को आप क्या बोल सकते हो? जमना बोल सकते हो, जम जाना। तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर हमारा यहां पर कंप्लीट होता है। आई होप चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले वाले चैप्टर में। क्लास 9th का वो सेकेंड चैप्टर होगा केमिस्ट्री का। आज फ्राइडे है, आज है फ्राइडे। सैटरडे संडे वीडियो नहीं आएंगे, है ना। सैटरडे संडे जो है वीडियोज नहीं आएंगे। अब हम लोग वापस से मिलेंगे मंडे को, है ना। मंडे से लेकर के फ्राइडे तक ये सीरीज जो है आपकी चलती है, तो मिलेंगे मंडे से फ्राइडे वापस से। थैंक यू सो मच।